नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर आपने अभी तक जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस फाइटर्स से भी जुड़ जाएँ। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है प्रस्तावना में न्याय किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। एक सामाजिक न्याय, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिकी संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी, या फिर फ्रांस के संविधान से, या रूस के संविधान से। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने न्याय लिया है रूस के संविधान से। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है, देखिए सबसे पहली चीज़ और महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट। ठीक है, दूसरा है उपराष्ट्रपति का पद, और तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या लिया है, देखो संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, और 368 में बोला गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने लिए स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमने फ्रांस के संविधान से ली है। और रूस के संविधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, रूस की क्रांति होती है वर्ष 1917 में, और रूस बनता है समाजवादी देश। ठीक है, और दूसरा प्रश्न, शेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप ये की जगह किस राज्य में स्थित है ये समझिए। ठीक है, केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में या कर्नाटक में। देखिए शेवराय की पहाड़ियाँ ये हैं तमिलनाडु में। ठीक है, फजल अली आयोग का संबंध है जनसंख्या नियंत्रण से, चुनाव सुधार से, पुलिस सुधार से, या फिर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। देखिए फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। वर्ष 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है, और इन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यों को वर्गों में डिवाइड न किया जाए, बल्कि राज्य, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया जाना चाहिए। यानी कि पहले क्या था कि जो राज्य थे ABCD 4 वर्गों में डिवाइड थे, और इन्हीं की सिफारिश पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो फजल अली आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या गुजरात। देखिए गुजरात में तो लोथल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, धौलावीरा है, देसलपुर है और सुरकोटदा है। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गुजरात में। पंजाब में रोपड़ है। ठीक है, आज इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा में और कौन से हैं, दूसरा है बनवाली, यानी पहला राखीगढ़ी हो गया, दूसरा बनवाली, तीसरा मिताथल हो गया, और हो गया दौलतपुर। ठीक, और आइए अब राजस्थान में। देखिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कश्मीर स्थित श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। सम्राट अशोक को, बिंदुसार को, वासुदेव को, या महर्षि पतंजलि को। देखिए महर्षि पतंजलि जो थे ना, वो शुंग काल में इन्होंने संस्कृत को बहुत प्रमोट किया था। ठीक है, और ये शुंग काल से संबंधित हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सम्राट अशोक। ठीक है, जो महान सम्राट अशोक हुए उन्होंने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, आइसलैंड या फिलीपींस। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ग्रीनलैंड है अटलांटिक महासागर में नॉर्थ में, कनाडा के ईस्ट में। ठीक है, और ग्रीनलैंड के ही जो है दक्षिण और पूर्व में है आइसलैंड, ध्यान रखना। यानी जैसे कि मान लो ये ग्रीनलैंड है तो इसके दक्षिण पूर्व में यानी इधर की तरफ है आइसलैंड। मेडागास्कर हिंद महासागर में है, और फिलीपींस देखो चाइना के पूर्व में है ताइवान, ताइवान के जस्ट नीचे साउथ में है फिलीपींस। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए
ओरेकल क्या है? सातवां प्रश्न है, ओरेकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, डेटा सॉफ्टवेयर या माइक्रोचिप? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर है। आठवां प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फंगस या प्रोटोजोआ के द्वारा? देखिए, हाइड्रोफोबिया होता है एक वायरस के द्वारा, और ये वायरस मुख्यतः पाया जाता है कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ आदि में। अगर इस वायरस से पीड़ित जो जानवर हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को काट लें या व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, तो व्यक्ति को हो जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डर लगने लगता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया, जैसे वो होता है ना रेबीज़, हाइड्रोफोबिया का पुराना नाम ही रेबीज़ है, और अगर रेबीज़ का टीका नहीं लगवाया गया समय रहते हुए, तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, नौवां प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल, ओडिशा या कर्नाटक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? देखिए, अंडर आर्टिकल नंबर 165 राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता का मतलब होता है जो सरकार होती है ना राज्य में, उसका वकील। जैसे कि केंद्र में आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी होता है जो कि सरकार का वकील होता है, उसी प्रकार राज्य में आर्टिकल नंबर 165 के तहत महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया है, जो उस राज्य की सरकार के वकील का कार्य करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो अजय कुमार मिश्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अजय कुमार मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता। संजय मिश्रा हैं लोकायुक्त। आदर्श कुमार गोयल हैं एनजीटी के अध्यक्ष। आपसे मैं एक प्रश्न फिर से पूछता हूँ, हालांकि पूछ चुका हूँ पहले, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला किस देश में है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत या चीन में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में है। 12वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप उनको लिख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, ठीक है, फिर है पश्चिम बंगाल छठा, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यानी ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है, रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? देखिए, रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, और बिहार में लीची, तमिलनाडु में केले, और क्या होता है नारियल। ठीक है, ये फेमस है यहाँ के। 14वां प्रश्न है, चंद्रमा के लिए मिशन चंद्रयान 2 में प्रयुक्त लैंडर का क्या नाम था? देखिए, वर्ष 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, और उसमें एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर ने अपना काम किया अच्छे से, आज भी अपना काम कर रहा है, बट जो लैंडर था, लैंडर मतलब इस तरह का कुछ था जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरता ये। ठीक है, उसका नाम था विक्रम। इस लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और इस लैंडर से निकलता एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। ध्यान रखना उस चीज़ को। ठीक है, तो चंद्रयान 2 में जो प्रयुक्त लैंडर था उसका नाम था विक्रम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, प्रश्न संख्या है 15 आपको बताना है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1992 में। देखिए, 1992 में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, और 1988 में क्या हुआ था? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना यानी सेबी की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सी संस्था विश्व बैंक का अंग नहीं है? देखो, विश्व बैंक जो है ना, वो 5 संस्थाओं से मिलकर बनती है। एक IDA, एक है मीगा यानी MIGA, एक है IBRD, और एक है IFC। ठीक है, और एक और है ICSID। ठीक, इनसे मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक, बट IMF इसका अंग नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, IMF। और क्वेश्चन नंबर है 17, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। ठीक है, दूध का घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
बैरोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा जो वायुमंडलीय दबाव होता है ना, वो मापा जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेक्टोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या समतल और अवतल दोनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात जोन हैं? आपके ऑप्शंस 3, 4, 5 या 8। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन है 4। कौन कौन से? एक तो है आगरा, एक बरेली, एक सहारनपुर और एक और है, वो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। और वो है आपका ये बरेली, सहारनपुर, आगरा और एक और है लखनऊ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ? देखिए, कुकी जो जनजाति है ना, वो निवास करती है मणिपुर में। और मणिपुर है अभी फेमस किस लिए? मणिपुर में चल रहे हैं दंगे फसाद। देखो, आर्टिकल नंबर 355 वहाँ इम्पोज किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 355 में कहा गया है कि अगर राज्य में किसी प्रकार की अशांति होती है तो केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की हेल्प करे। यही कारण है कि आर्टिकल 355 मणिपुर में लागू हो चुका है। मणिपुर में दंगे फसाद इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मणिपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में यह कहा था मणिपुर सरकार से कि वो कुकी जनजाति को मैती जनजाति को एसटी समुदाय में रखने पर विचार कर सकती है। और मैती समुदाय पूरे मणिपुर स्टेट में लगभग 52-53% की जनसंख्या में है। बस यही कारण था कि वहाँ पर दंगे फसाद शुरू हो गए और लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस बात को। ठीक है, तो कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1947 में। 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था। 1948, यस, 1948 इज़ द राइट आंसर। 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और 1950 में संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, यानी भारत गणतंत्र बना 1950 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, और आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है? देखिए, ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उनका नंबर बोल रहा हूँ, आप उनको लिख लीजिए। देखिए, आर्टिकल नंबर 15 और 16, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19, 3 हो गए। आर्टिकल नंबर 29 और 30, ये हैं केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त। और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो न केवल नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त हैं, यानी सभी व्यक्तियों को वो प्राप्त हैं। आर्टिकल नंबर 16 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और अनुच्छेद संख्या 21, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे निजता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, ये सब आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल नंबर 24, इसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है ना, आप उसको कल कारखाने में नहीं लगा सकते, यानी मजदूरी वगैरह नहीं करा सकते आप उससे, जिसकी उम्र 14 साल है। और आर्टिकल नंबर 25 ये बोला गया है कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 25। और 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? देखिए, पाणिनि जी नहीं। देखो, पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। देखो, नाम इसका अर्थशास्त्र है, बट ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये बुक अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड है। विशाख दत्त, देखिए विशाख दत्त ने तो मुद्रा राक्षस लिखी है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? नीरज चोपड़ा जी नहीं, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख। अब आप बताइए, वीरेंद्र सहवाग या कपिल देव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। ठीक है, 26वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जी नहीं। देखो, 10 दिसंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को जी नहीं। देखो, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। और जो गुरु गोविंद साहब थे, उनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते हुए, उनकी शहादत के दिन, उसी दिन को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और वह दिन था 26 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी। चलिए मैं ही बता देता हूँ, एक ही शब्द है और वह है इक्वलाइज। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ मैं आपको नौसेना दिवस इसके बारे में, भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना का टारगेट है कि वह आत्मनिर्भर बन जाएगी 2047 तक।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नौसेना का टारगेट है कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बन जाएगी पूरी तरह से 2047 तक, ये टारगेट है। ओके, 27वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। आपको बताना है द हेग किस देश में है, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या डेनमार्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदरलैंड में। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें भारत की तरफ से वकील कौन है, दलवीर सिंह भंडारी। ध्यान रखना, दलवीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से वकील हैं और इनका कार्यकाल 9 साल का है। ठीक, 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था। देखो, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अडॉप्ट किया गया। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने इसी दिन, उनको भी इसी दिन चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है, भागीरथी व अलकनंदा का संगम है। देखो, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है और प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न है, मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। अंडर आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है ना, वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से क्षमा कर दिया तो आप राष्ट्रपति जी के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है राष्ट्रपति जी की यह क्षमादान की शक्ति। ओके, 31वां प्रश्न है, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा है। देखिए, भारत का पहला आधुनिक और मजदूर संगठन है मद्रास मजदूर संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1918 में होती है, वर्ष 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, वीपी वाडिया के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1920 में, लाल ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1929 में देश पांडे के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और 32वां प्रश्न है, आपको बताना थाइमिन है, थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम। यस, ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। B1 थाइमिन का रासायनिक नाम है। ओके, 33वां प्रश्न है, GNP और GDP का अंतर क्या है। देखो, GNP और GDP का जो अंतर होता है ना, वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है। देखो, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लो किसी देश में 150 लोग हैं, जिसमें 100 लोग उस देश की सीमा के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 लोग तो उस देश की सीमा के अंदर काम कर रहे हैं और 50 लोग ऐसे हैं जो उसके बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब GNP कहेंगे किसको, इन 100 लोगों के द्वारा और इन 50 लोगों के द्वारा जो इनकम कमाई गई है ना, उसको बोलेंगे GNP। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और जो केवल और केवल इन 100 लोगों के द्वारा जो देश की सीमा के भीतर कमा रहे हैं, उनके द्वारा जो कमाई गई है, इनकम ली गई है, उसको बोलेंगे GDP। ठीक है, GDP, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। एक सेकेंड, GDP। अब इस पूरे में से, यानी उन 150 लोगों की तनख्वाह में से अगर हम केवल देशवासियों की तनख्वाह घटा देंगे तो बचेगा क्या, जो विदेशों से जो लोगों ने कमाई है ना, वो बचेगी। ठीक है, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तो वही है। यानी GNP में से अगर GDP माइनस करेंगे तो विदेशों से जो हमें आय इनकम हुई है वो प्राप्त होगी। ठीक है, प्रगति पहल का संबंध है, प्रगति पहल महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से है। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये फेसबुक की पहल है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना है टीबी मुक्त भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दीपा मलिक, मैरी कॉम, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दीपा मलिक। दीपा मलिक हैं टीबी मुक्त भारत की ब्रांड एम्बेसडर। अब आप मुझे एक प्रश्न बताइए कि भारत का टारगेट कब तक का है टीबी मुक्त होने का। अपना जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं फिर से, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, तो भारत मुक्त जो टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य है उसका टारगेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, हाल ही में चर्चा में रही। द चिपको मूवमेंट के पुस्तक के लेखक विनय चतुर्वेदी? जी नहीं। मनोज श्रीवास्तव? जी नहीं। गुलाब चंद्र राय? जी नहीं।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शेखर पाठक ने लिखी है द चिपको मूवमेंट। ओके, 37वां प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन दोस्ती का संबंध है। देखिए, ऑपरेशन दोस्ती का संबंध है तुर्की से। देखो, पहले तुर्की का नाम था, सॉरी तुर्की का नाम था तुर्की, अभी इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, नाम है तुर्की, ठीक है। और तुर्की में और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया, तो इन दोनों कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए इंडिया ने चलाया ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सूडान में अभी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे हो रहे हैं दंगे फसाद, तो भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया भारत सरकार ने। अफगानिस्तान में देवी शक्ति चलाया, तालिबान का कंट्रोल हुआ, तो भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन, ठीक है। और यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले एक सवा साल हो गया, 1.5 साल से होगी लगभग, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा चलाया, ठीक है। 38वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का, टेड्रोस एधानोम किस देश के हैं? आपको बताना है जो WHO के अध्यक्ष है ना, टेड्रोस एधानोम, ये किस देश से संबंधित हैं? कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या इथियोपिया? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इथियोपिया, ठीक है। टेड्रोस एधानोम जो है वो इथियोपिया के रहने वाले हैं। ओके, ये रही आंसर की, ठीक। 38 के 38 क्वेश्चन, उसकी आंसर की ये रही। आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को हमारी आंसर की के साथ मैच कर लीजिए और आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए GS फाइटर्स, लोगो मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए उसको भी, PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी उधर। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।